पूरी दुनिया जानती है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसकी शुरुआत एक प्रकार के कोल्ड वॉर से हुई थी और 2014 के बाद ये कोल्ड वॉर जो है वो धीरे धीरे और सीवियर हो गया और फाइनली 2022 में दोनों के बीच में एक फुल फ्लेज वॉर जैसी सिचुएशन हो गई। हम सब जानते हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में भी एक लंबे समय से एक शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यूएसए और चाइना दोनों के बीच में एक फुल फ्लेज वॉर आने वाले भविष्य में होगा? अब कोल्ड वॉर की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में भी एक लंबे समय से एक कोल्ड वॉर चल रहा है और यहाँ पर भी यही प्रश्न उठता है कि क्या इंडिया और चाइना के बीच में भी एक फुल फ्लेज वॉर होगा? क्या दोनों देशों की तकदीर में एक दूसरे के साथ एक और युद्ध लिखा हुआ है? आज हम इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास करने वाले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले क्विकली यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया सोशल मीडिया। ये मेरा इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर का अकाउंट है। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। दोस्तों मेरी दो चैनल्स हैं, क्यूरियसली एजुकेशन, क्यूरियसली फॉर एवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूले। हिट द बेल आइकॉन एज वेल। लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है थुसिडाइडस। ये एक ग्रीक जनरल और हिस्टोरियन थे। क्या आपको पता है कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में पेलोपोनेशियन युद्ध हुए थे? बेसिकली उस टाइम पर यानी कि 1430 से लेकर 405 बीसी की बात करें तो एथेंस और स्पार्टा जो है ये बहुत ही ताकतवर देश थे। उस समय पर एथेंस जो है वो ज्यादा ताकतवर था, एक ग्लोबल पावर था, और स्पार्टा जो है वो एक उभरता हुआ पावरफुल देश था। दोनों के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए जिनको कहते हैं पेलोपोनेशियन युद्ध। और फाइनली इस पेलोपोनेशियन युद्ध का रिजल्ट ये आया कि स्पार्टा जो है वो युद्ध जीत गया और उस समय का सबसे ताकतवर सिटी स्टेट स्पार्टा बन गया। इस युद्ध में बेसिकली हुआ ये कि जो पावर एथेंस के पास था ये शिफ्ट होकर अब स्पार्टा के पास आ गया। दोस्तों इसी पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में जब थुसिडाइडस ने कुछ चीजें लिखी, एज ए हिस्टोरियन उन्होंने कुछ थियरीज लिखी। वो थियरीज आज के जमाने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की दुनिया के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें प्रोवाइड करती हैं। उसमें नंबर 1 है जियोपॉलिटिकल पोस्टेरिटी, यानी कि आपका जो देश है, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि एक पावरफुल देश और एक राइजिंग पावर देश जो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनका पोस्चर किस प्रकार का है, कैसे वो अलग अलग देशों के साथ बिहेव करते हैं, इसके बारे में थुसिडाइडस ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं। दूसरी चीज, बिहेवियरल ड्राइवर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कौन कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में, खास करके एस्टैब्लिश्ड पावर और राइजिंग पावर के बीच में, एक कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन का जन्म होता है और फाइनली कॉन्फ्लिक्ट होके ही रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, दैट इज द ट्रिनिटी। ट्रिनिटी यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि तीन चीजों का एक मिलाप, या फिर आप कह सकते हैं कि त्रिमूर्ति, जिसको हम हमारी हिंदी भाषा में कहते हैं। तो ये त्रिमूर्ति या फिर एक प्रकार का जो ट्रायंगल क्रिएट होता है, तो एक कोने पर है फेयर यानी कि भय, एक कोने पर है ऑनर और एक कोने पर है इंटरेस्ट। ये अब तीन चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग प्रोपोर्शन में ऊपर नीचे होती रहती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि तीनों चीजें जो हैं वो एक साथ आगे बढ़ती हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए और चाइना की बात करें तो दोनों को एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार का भय है। यूएसए को यह भय है कि अपना जो पावर है, ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर यूएसए अभी है, तो वो धीरे धीरे उनके हाथों से छूट रहा है, और अगर चाइना उनके तख्त पर बैठ जाएगा तो फिर उसके बाद दुनिया का क्या होगा। तो ये एक फियर है। चाइना का ये फियर हो सकता है कि यूएसए जो है आज वो टॉप सीट पर बैठा हुआ है, और जब तक यूएसए वहां पर रहेगा तब तक हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम ग्लोबल लीडर नहीं बन पाएंगे। तो यूएसए को यहां से हटाना है। फिर अपने अपने गौरव हैं, राइट, अपना अपना ऑनर है कि यूएसए कहता है वी आर द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना कहता है कि इतिहास अगर आप देख लेंगे तो चाइना की सिविलाइजेशन जो है इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और खुद के अलग अलग इंटरेस्ट भी हैं, अपने अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, अपने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। तो ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन कॉर्नर्स या फिर ये ट्रिनिटी जो हैं, इसमें से कोई भी एक चीज या फिर दो चीज या फिर तीनों चीज जब एक साथ फ्लेम होने लगती हैं और ज्यादा बढ़ने लगती हैं,
तो हमें अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके जो स्पार्टा और एथेंस के बीच में हुआ था, यही चीज़ें जो हैं वो हमें इंडिया और चाइना और यूएसए और चाइना के बीच में भी देखने को मिलती हैं। और आज के ज़माने के अगर आप युद्धों को देखें, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको देखें, जो लेस देन वॉर सिनारियोज चल रहे हैं, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है उसको आप युद्ध नहीं कह सकते, वो एक प्रकार का रशिया का इन्वेजन है यूक्रेन पर। युद्ध कैसी चीज़ें हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो ऑफिशियली युद्ध करने लगे, तो दैट इज लाइक ए मोर लाइक फुल फ्लेज वॉर। लेकिन कब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, कब ये इन्वेजन जो है ये फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो जाए, ये कहना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा है। अब दोस्तों, अगर हम आज के करंट जियोपॉलिटिकल सिनारियो को देखें तो देखिए, यूएन का जन्म हुआ था कि एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करें। यूनाइटेड नेशंस जो है वो दुनिया के सभी देशों को एक रूल्स में बांध के रखेंगे, हर कोई देश जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अगर आप यूएन चार्टर को पढ़ेंगे और इसका डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूएन का जन्म है वो युद्ध को रोकने के लिए नहीं हुआ था, या फिर सारे जो युद्ध होंगे वो सारे युद्ध रोकने के लिए उनका जन्म नहीं हुआ था। उनका जन्म इसलिए हुआ था ताकि जो बड़े बड़े जो पावरफुल देश हैं एटलीस्ट वो एक दूसरे के साथ युद्ध ना करें, इसीलिए यूएन का जन्म हुआ था। दूसरी चीज, यूएन कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, जिसको R2P कहते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट क्या है कि एक छोटा देश है, राइट, जिसके पास इतनी कोई मिलिट्री या फिर इकोनॉमिकल कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे देश पर अगर कोई दूसरा जो पावरफुल देश है वो उनके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, अपने अंडर में रहने की कोशिश करेगा, तो यूएन जो है वो जाकर उस देश की रक्षा करेगा। आज यूक्रेन के साथ जो हो रहा है, क्या यूएन जो है इसमें कुछ कर पा रहा है? द आंसर इज नो। अगर यूएन इतना ताकतवर होता तो रशिया कभी भी यूक्रेन पर इन्वेजन करने की हिम्मत ही नहीं करता। फिर देखिए, जो P5 देश हैं, अगर इनके इतिहास को देखें, मैं क्विकली बता दूं P5 में कौन कौन है, तो एक है यूएसए, एक है रशिया, चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस, ये 5 देश हैं। अब अलग अलग क्षेत्रों में इन देशों का बिहेवियर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये P5 देशों ने हमेशा दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर दादागिरी ही की है। जैसे कि यूएसए ने इराक पर चढ़ाई कर ली, यूएसए और यूके ने मिलकर इराक पर सदाम हुसैन को हटा दिया और उनके ऊपर चढ़ाई कर ली, और कुछ सालों के बाद ये दोनों देशों के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे और प्रेसिडेंट जो थे, उनके स्टेटमेंट्स ये आए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उन्होंने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी थी कि सदाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन आपने उस देश को तबाह कर दिया। लेकिन क्या इन देश को किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में यूएन ने बांधा है? द आंसर इज नो। आपने जो भी करना था कर लिया, आपकी गलती हो गई, दैट्स फाइन, मींस आपको कुछ नहीं होगा। सेकंड थिंग, आप देखिए रशिया जो है वो जिस प्रकार से मिसबिहेव कर रहा है यूक्रेन के साथ, तो ये चीज वो नहीं कर पाता अगर वो P5 का मेंबर नहीं होता। सेम थिंग गोज विद चाइना, ताइवान के साथ जो दादागिरी कर रहा है, फिलीपाइंस के साथ और दूसरे आसियान देशों के साथ, जापान के साथ वगैरह वगैरह, और इंडिया भी इसमें शामिल हो गया। फ्रांस की बात करें तो सीरिया में जो चीजें हुई, तो बशर अल असद की सरकार को हटाने में तीनों देशों ने, यूके, फ्रांस और यूएसए ने अपनी जान लगा दी, बहुत सारे हथियार और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की, और कहते हैं कि इन्हीं देशों के हथियार और पैसों की वजह से फाइनली आईसिस का जन्म हुआ। और यही आईसिस जो है वो इन तीनों देशों को अब एक लंबे समय से एक एक, एक, एक बड़ा कांटा बन चुका है, या फिर इन देशों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। लेकिन जब P5 देश जो हैं वो कुछ मिसमैनेजमेंट करते हैं तो उनको रोकने के लिए यूएन के पास कोई भी ऐसी खास ताकत नहीं है, क्योंकि इन सारे देशों के पास वीटो पावर है। तो ये ओवरऑल सिनारियो को अगर हम देखें तो लगता है कि यूएन जो है वो इतना केपेबल नहीं है, और इसी के साथ यूएन जो है ये ताकतवर देश और कुछ ऑटोक्रेटिक नेशंस हैं जिन्होंने बार बार फोर्स का इस्तेमाल किया है, अपनी मसल पावर का इस्तेमाल करके कमज़ोर देशों को कुचलने की कोशिश की है, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती आ रही हैं और आगे भी ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं। अब दोस्तों कुछ भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं। जॉन मेयरहाइमर और दूसरे ऐसे स्कॉलर्स ने 2014 में ही कह दिया था कि वाई द यूक्रेन क्राइसिस इज द वेस्ट फॉल्ट। मेयरहाइमर ने यह भी कह दिया था कि अगर यूएसए और यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो यूक्रेन में दखल अंदाजी करेंगे और यूक्रेन को अपने कंट्रोल में लेने की या फिर अपनी टीम में लेने की कोशिश करेंगे, तो रशिया जो है वो इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और फाइनली ये होगा कि यूएसए, यूरोपियन देश और रशिया के बीच में क्लैश हो जाएगा, और इसमें यूक्रेन पर चढ़ाई भी हो सकती है, यूक्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी की भी जीत नहीं होगी। सभी लीडर्स और सभी पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो भुगतेंगे।
इसी के साथ दूसरे ऐसे मिलिट्री एनालिस्ट्स ने भी कुछ प्रेडिक्शंस दिए थे। 2017 में डॉक्टर जोएल हिलिसन, इनफैक्ट डॉक्टर जोएल हिलिसन जो हैं ये यूएसए की आर्मी वॉर कॉलेज में पढ़ाते हैं, और उन्होंने ये कहा था कि यूएसए को बहुत ही सोच समझकर रशिया के साथ डील करना पड़ेगा। यूएसए कैन रिफ्लेक्ट ऑन कोजन एंड डिटरेंस, कोजन यानी कि दबाव और डिटरेंस यानी कि अवरोध, ये दोनों चीज़ों का फाइन बैलेंस लेकर रशिया के साथ डील करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि यूएसए और रशिया के बीच में जो एक सिचुएशन चल रही है या फिर दोनों के जो रिलेशनशिप हैं, तो इसमें भी हमें ये जो फियर, इंटरेस्ट और ऑनर वाला ट्रायंगल है वो नजर आता है। और यही फियर, ऑनर और इंटरेस्ट वाला ट्रायंगल जो है, और इसके फियर, ऑनर और इंटरेस्ट जो है जब ऊपर बढ़ते जाएंगे तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा क्लैश भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि 2014 में यूक्रेन में जो लुकाशेंको की सरकार थी तो वो प्रो रशियन थी। तो यूक्रेन की सरकार को कमजोर करने में भी यूएसए ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और उसके बाद ही व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। और आज यहां पर जो एक युद्ध जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, उसके पीछे भी यही रीजन है कि यूक्रेन और बेलारूस जैसे देशों को कमजोर करने की कोशिश की, और उनको कमजोर करके वहां पर प्रो वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर प्रो वेस्ट की सरकार बनाने की जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने कोशिश की, इसी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने चढ़ाई कर ली है। राइट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेटो का खतरा है, नेटो का खतरा तो है ही, लेकिन नेटो के खतरे से भी ज्यादा जो चीजें थी वो ये थी कि क्योंकि यहाँ के दो देश जो हैं वो कमजोर हो गए, खास करके यूक्रेन, तो यूक्रेन कमजोर हो गया, तो ये एक राइट मोमेंट था व्लादिमीर पुतिन या फिर रशिया के लिए कि वो उस पर चढ़ाई कर ले और उसको अपने कंट्रोल में ले ले। तो देखिए, जैसे वो प्रेडिक्शन किया था मिलिट्री एनालिस्ट डॉक्टर जोएल हिलिसन ने कि अगर आप यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें करेंगे और यहाँ पर अगर आप सेंसिबली बिहेव नहीं करेंगे रशिया के साथ, तो चीज़ें जो हैं वो आपके हित में नहीं हो सकती, और यही चीज़ जो है वो फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, दूसरे भी ऐसे कुछ लोग हैं जैसे कि ग्राहम एलिसन, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड हार्वर्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन है। उन्होंने अपनी एक किताब डेस्टिन्ड फॉर वॉर, कैन अमेरिका एंड चाइना एस्केप थुसीडाइडस ट्रैप, इस किताब में यह कहा था कि दोनों यूएसए और चाइना की तकदीर में ही लिखा हुआ है कि दोनों का एक दूसरे के साथ एक जबरदस्त युद्ध होगा ही होगा। अब देखिए, पोस्टेरिटी को देखिए आप, फियर, इंटरेस्ट और ऑनर के एंगल से अब दोनों देशों को देखेंगे तो वी फाइंड के यूएसए का जो कैरियर ग्रुप है, कैरियर ग्रुप यानी कि उनकी जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो अलग अलग ओशियंस में हैवी वेट बॉक्सर्स की तरह बिहेव करती हैं। राइट, दूसरों को धमकाना, डराना, उनका पोस्चर जो है वो काफी एग्रेसिव होता है, और वो इसी चीज की राह देख रहे हैं कि कब चाइना कोई गलती करे और कब चाइनीज शिप्स को वो डिस्ट्रॉय कर दें। अगर हम ओवरऑल सिनारियो को देखें तो एक लंबे समय से यूएसए और चाइना के बीच में युद्ध जो है वो स्टार्ट हो ही चुका है। टेक्नोलॉजिकल वॉर चल रहा है, बिजनेस को लेकर या फिर ट्रेड वॉर चल रहा है, और ओवरऑल जो ये खींचातानी चल रही है, टग ऑफ वॉर चल रहा है कि कौन जो है वो फाइनली एपेक्स सीट यानी कि सबसे पावरफुल देश की जो सीट है वहां पर कौन बैठेगा। यूएसए चाहता है कि वो हमेशा के लिए वहां पर बैठे, चाइना चाहता है कि यूएसए निकल जाए और वो वहां पर बैठ जाए। तो एक प्रकार से छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो अलग अलग रीजन में स्टार्ट हो ही चुका है, और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दोनों के बीच में ये ट्रायंगल जो है ये बन चुका है, और ये फियर, ऑनर और इंटरेस्ट जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसी चीज से हम ये कह सकते हैं जैसे एथेंस और स्पार्टा के बीच में इवेंचुअली फाइनली एक युद्ध ही हुआ, ऐसी सिचुएशन जो है वो हमें इंडिया और चाइना और यूएसए और चाइना के बीच में भी देखने को मिल सकती है। अब रही बात इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की, तो देखिए कैसे रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे करके बिगड़ते ही जा रहे हैं। एक लंबे समय से चाइना जो है वो भारत को एक तिरस्कार की नज़र से देख रहा है। दोनों के पावर्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। वी नो कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो चुका है, और मिलिट्री भी धीरे धीरे चाइना जो है वो एडवांस होता जा रहा है। अब दोनों देशों के बीच में जो ऑनर की बात है, एक प्रकार का अपना खुद का गौरव और एक आप कह सकते हैं कि ईगो जो है वो दोनों देशों के बीच में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब लॉजिक का स्थान जो है वो धीरे धीरे बैक बेंच में जाता जा रहा है, और इसी लैक ऑफ लॉजिक की वजह से दोनों देशों की अब एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से डील करने की क्षमता जो है वो खत्म होती जा रही है। इतना ही नहीं, व्हेन दिस इज कंबाइंड विद द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिफरेंट प्लेन्स, जब ये ईगो की वजह से, ये फियर की वजह से, ये ऑनर की वजह से, ये इंटरेस्ट की वजह से जब दूसरे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के जो इंटरेस्ट है, दोनों देशों के जो हित हैं वो एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं, तब चीजें जो हैं वो और ज्यादा गहराई, इन द सेंस के एक नेगेटिविटी की तरफ, और ज्यादा फटाफट नेगेटिविटी की तरफ जो है वो आगे बढ़ने लगती हैं। चाइना जो है वो भारत को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि हम हमारा BRI एक्सपांड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इंडिया जो है वो एक जो कहते हैं रास्ते में एक कांटे की तरह
आता जा रहा है और हमारे BRI को दूसरे क्षेत्रों में फैलने से रोक रहा है। भारत जो है वो ये देख रहा है कि आपका BRI जो है वो कश्मीर वाया कश्मीर और फिर पाकिस्तान एंटर हो रहा है और आप अपने BRI के माध्यम से भारत का गला जो है वो घोटने की कोशिश कर रहे हैं और खास करके साउथ एशिया में आप हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत इस चीज़ को लेकर खुश नहीं है। तो फाइनली दोनों देशों का एक दूसरे के प्रति जो डर है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। इसी के साथ चाइना जो है वो इस चीज़ से भयभीत था कि पता नहीं कब जो है वो इंडिया न्यूट्रल देश या फिर एक अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको छोड़कर USA की टीम में चला जाएगा, राइट। इंडिया जो है वो फिर एक ग्रुप का पार्ट बन जाएगा, USA का पार्ट बन जाएगा और चाइना का एक दूसरा फियर जो है वो USA है। तो अब अगर इंडिया जो है वो USA का पार्ट बन जाता है या फिर उसकी टीम में ऐड हो जाता है तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और कहीं ना कहीं ऐसी एक चीज़ हमें क्वाड और दूसरे अगर ऐसे एरियाज को देखें, ऐसे ग्रुप्स को देखें तो लगता है कि धीरे धीरे इंडिया जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो धीरे धीरे करके थोड़ी लूज हो रही है और इंडिया जो है वो उसका झुकाव USA की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो चाइना का ये जो भय है वो हकीकत में तब्दील हो रहा है। इंडिया का जो भय है वो ये है कि ये चाइना की स्ट्रेटेजी जिसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े आप करते जा रहे हैं। तो भारत का जो लेट्स से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन है, पर्टिकुलरली लद्दाख वाला रीजन, तो अक्साई चीन वाला रीजन ऑलरेडी चाइना के कंट्रोल में है। अब चाइना दूसरे रीजन्स में भी, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के कुछ रीजन में और लद्दाख वाला जो रीजन है, तो वहाँ पर धीरे धीरे करके कुछ कुछ एरियाज जो है वो अपने कंट्रोल में लेते आ रहा है और अपने कंट्रोल में करता जा रहा है। तो इस चीज़ की वजह से भारत जो है वो काफ़ी चाइना को लेकर भयभीत है और इसी वजह से अब दोनों देशों ने क्या किया है, जो हमारी हिमालयन बॉर्डर है तो वहां पर सिक्योरिटाइजेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। और इसी के साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट के थ्रेशोल्ड्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देती हैं, अब वो बार जो है वो जो एक बेंचमार्क है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। और PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उनका बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव होता जा रहा है, खास करके तिब्बत रीजन में जिस प्रकार से वो मिलिट्री सेटअप कर रहे हैं, तो ये भारत के लिए खतरा है। और इसी चीज़ को मैच करने के लिए भारत भी अपने एरिया में जो है मिलिट्री और अपना पोस्चर जो है उसको भी काफ़ी एग्रेसिव बनाता जा रहा है। तो दोनों देशों के बीच में ये ट्रायंगल जो है वो अब क्रिएट हो चुका है फियर, ऑनर और इंटरेस्ट का। और इंडियन ओशियन में भी यही चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। और ये सारी थियरीज जो हैं उनको अगर हम देखें, जो स्पार्टा और एथेंस के बीच में जो हुआ था, उसके बाद हमें रशिया के और यूक्रेन के बीच में या फिर रशिया और USA के बीच में जो चीज़ें देखने को मिलती है, अगेन इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, और चाइना और USA के बारे में जो हमने देखा तो उसमें भी लगता है कि आज नहीं तो कल युद्ध होगा ही होगा। अनफॉर्चुनेटली अगर हम इस थियरी को देखें, थुसिडाइडस की थियरी को और उनके लेसन्स को देखें, और जो अलग अलग स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस और जो एकेडमिशियंस हैं वो उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया है, अगर वो सारे प्रेडिक्शंस को अगर देखें तो लगता है कि हाँ, इंडिया और चाइना के बीच में भी एक युद्ध जो है आज नहीं तो कल, यानी कि अभी 1-2 साल में नहीं तो लेट्स से 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, वी डोंट नो, लेकिन जिस प्रकार से दोनों देश एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं और ये जो ट्रायंगल एक्सपांड होता जा रहा है तो लगता है कि युद्ध होगा ही होगा। जाते हुए आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, हिज होलीनेस दलाई लामा जो है वो कौन से ईयर में, कौन से साल में भारत में, कब से वो भारत में रह रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कौन सा वो पर्टिकुलर ईयर था, कौन सा वो साल था जब वो भारत में तिब्बत को छोड़कर भारत में आ गए। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल्स। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर विद अदर पीपल एज वेल। स्टिक योर रिव्यू अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।